Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. सो अगर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. और इस वीडियो का टॉपिक है सुपर एनुएशन एंड ग्रेचुटी. सुपर एनुएशन को हम बोल सकते हैं रिटायरमेंट पेंशन एंड ग्रेचुटी को हम बोल सकते हैं उपहार. सो कंप्लीट नोट्स डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम के लिए लेने के लिए आप 9876371788 पर संपर्क कर सकते हैं. सो शुरू करते वीडियो. ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी डिनोट्स एन अमाउंट विच इज पेड इन वन लंप सम अलोंग विद अदर ड्यू रिटायरमेंट्स और टर्मिनल बेनिफिट्स बाय ऑर्गेनाइजेशन टू एन एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट. किसी संगठन, किसी संस्था, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी को हम ग्रेचुटी बोलते हैं. और इस ग्रेचुटी को हम रिटायरमेंट बेनिफिट या टर्मिनल बेनिफिट भी बोलते हैं. इट इज़ एट द रेट ऑफ 15 days ऑफ वेजेस और सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. मतलब जितने साल किसी एम्प्लॉय ने सर्विस की है तो हर साल के 15 दिन के जो वेजेस होते हैं, जो उसके पैसे बनते हैं सैलरी को डिवाइड करके 12 महीनों से, तो वो 15 दिन के वेजेस उसको एज ए ग्रेचुटी मिलते हैं. It is necessary to be paid to an employee if he has rendered 5 years or more of the service in an organization. एक संगठन में, एक संस्था में अगर किसी एम्प्लॉय ने 5 साल मिनिमम या फिर उससे ज़्यादा काम किया है तो ग्रेचुटी देना कंपल्शन होती है एम्प्लॉयर की तरफ से. सो आगे हम बात करें सुपर एनुएशन के बारे. ऑन द अदर हैंड सुपर एनुएशन मीन्स अटेनमेंट ऑफ द मैक्सिमम एज ऑफ सर्विस. ओके जब मैक्सिमम एज ऑफ सर्विस जैसे मान लो 58 ईयर्स है या फिर 60 ईयर्स है, वो कोई एम्प्लॉई अटेन कर लेता है एज फिक्स्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द एक्टिव सर्विस, दैट इज सच एन एज फिक्स इन कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशन ऑफ द सर्विस एट विच एम्प्लॉय शैल वेकेट द एम्प्लॉयमेंट. आफ्टर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिटेन द एम्प्लॉय इन इट्स सर्विस. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक एम्प्लॉय अपनी कंप्लीट एज, जो सर्विस की एज होती है एज पर द रूल्स, वो पूरी कर लेता है तो उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्टिव सर्विस में नहीं रख सकती. तो इस केस में क्या होता है, ड्यूरिंग द सर्विस एम्प्लॉय के सैलरी में से जो फंड डिडक्ट किए जाते हैं तो वो सब फंड उसको पेंशन के रूप में दिए जाते हैं. तो उस पेंशन को, रिटायरमेंट पेंशन को हम बोलते हैं सुपर एनुएशन. सो आगे हम बात करें सो एज रिगार्ड द रिटायरमेंट बेनिफिट और सुपर एनुएशन. जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर एनुएशन का मतलब होता है रिटायरमेंट बेनिफिट और टर्मिनल बेनिफिट. जब एम्प्लॉय को सर्विस में, एक्टिव सर्विस में नहीं रख सकते तो उसको जो फंड, जो पेंशन के रूप में दिया जाता है उसको सुपर एनुएशन बोलते हैं. और इस पेंशन प्लान को ऑर्गेनाइजेशनल पेंशन प्रोग्राम या फिर गवर्नमेंट्स ओन या कंपनीज ओन पेंशन प्लान भी बोल सकते हैं. ओके इट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और अ कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय एज अ वेलफेयर मेजर. मतलब अपने एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए ये प्रोग्राम, पेंशन प्रोग्राम एम्प्लॉयर की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है. क्लियर है? सो आगे हम बात करें कि जो ये बेनिफिट होता है एम्प्लॉय को, ये रिटायरमेंट के बाद टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, मतलब डेथ तक, मृत्यु तक उसको मिलता रहता है. पेंशन इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ रेजिग्नेशन. मीन्स कि अगर कोई एम्प्लॉय खुद पहले ही रिजाइन देता है, या उसको टर्मिनेट किया जाता है, या उसको डिसमिस किया जाता है सर्विस से, तो उस केस में उसको कोई ग्रेचुटी या कोई पेंशन नहीं मिलती. दैट इज एडमिसिबल ओनली इन केस ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस. मतलब जो सुपर एनुएशन होती है वो सिर्फ सर्विस से प्रॉपर जो रिटायरमेंट होती है उसके बाद ही एप्लीकेबल होती है. आगे हम बात करें फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज एग्जेम्प्टेड व्हाइल द अदर फॉर अदर्स एग्जेप्शन इज एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. मतलब जो सरकार के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनको ग्रेचुटी में जितना पैसा मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता. और जो बाकी एम्प्लॉय होते हैं जो गवर्नमेंट में नहीं होते, गवर्नमेंट सर्विस में, तो उनको इनकम टैक्स एक्ट के रूल सेक्शन 10 के तहत कुछ एग्जेप्शन फ्रॉम द टैक्स दी जा सकती है. नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एवरी फैक्ट्री और माइन जिसको खान बोलते हैं हम,
ठीक है। जब कोई भी फैक्ट्री, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब कोई ऑयल फील्ड है, कोई पोर्ट है, कोई रेलवे स्टेशन है, रेलवे डिपार्टमेंट है, प्लांटेशन है, या फिर शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट हैं, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, तो सभी में अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई किसी भी दिन काम करते हैं पूरे साल में, तो वो इंस्टीट्यूट, वो संगठन, वो माइन, वो फैक्ट्री जो है वो ग्रेचुटी देने के लिए वैध हो जाती है, वैलिड हो जाती है, और उसको देना पड़ता है। ओके। और जब एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेचुटी देने के लिए एप्लीकेबिलिटी हो जाती है, तो उसके बाद अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 12 से कम भी हो जाए तो भी ग्रेचुटी उसको देनी पड़ती है। लेकिन एक बार स्टार्ट तब होती है जब 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय किसी भी दिन काम करते हो पूरे साल में एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात करेंगे कि पे कब करनी होती है ग्रेचुटी। तो ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस विद द सेम एम्प्लॉयर। एक ही एम्प्लॉयर के पास 5 साल मिनिमम कॉन्टीन्यूस लगातार काम करने वाले एम्प्लॉय को ही ग्रेचुटी मिलती है। ठीक है, एलिजिबल होता है। एंड इट इज़ पेएबल ऑन सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट, या फिर ऑन रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन। ओके, या फिर ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। तो इन केस में उसको जो ग्रेचुटी है वो पेएबल होती है। क्लियर है। सो आगे हम बात करें तो अभी एक पॉइंट ध्यान में रखना, यहाँ पे ग्रेचुटी की बात हो रही है, लेकिन जो पेंशन है वो पेंशन टर्मिनेशन में नहीं मिलती। मींस के टर्मिनेशन या फिर डिसमिस करने पे या फिर रेजिग्नेशन करने पे पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ग्रेचुटी अगर वो 5 साल पूरे हो चुके तो उसको जरूर मिलती है एम्प्लॉय को। आगे हम बात करें इसके टैक्स के बारे में। तो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट सर्विस में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको फुल एग्जम्पशन होती है, मतलब जो भी ग्रेचुटी का पैसा मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता। क्लियर है। लेकिन जो बाकी एम्प्लॉई उसका आपको मैंने पहले बता दिया कि उसको इनकम टैक्स जो रूल्स होते हैं, एक्ट होता है जो, तो उसके रूल 10/10 जो है उसके अकॉर्डिंगली एग्जम्पशंस मिलती रहती हैं। तो साथ ही यहाँ पे लिखा देखो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो ये ग्रेचुटी एक्ट के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 1972 में आया था। तो इसके तहत क्या है कि मैक्सिमम एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैसे मिलती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो एक्चुअल ग्रेचुटी अगर 10 लाख है तो वो फुल्ली एग्जैम्प्टेड होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है। या फिर क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर सर्विस को गिनते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 26 के साथ। जैसे इसी वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि 15/26 का रूल एक फॉलो होता है। 15 होता है डेज ऑफ वेजेस की बात होती है, 26 होते हैं मंथ के डेज। तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके एक कैलकुलेशन की जाती है ग्रेचुटी की। अगर वो 10 लाख से कम है तो उस पर वो टैक्स फ्री होएगी, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा है तो 10 लाख ही टैक्स फ्री होएगा, बाकी पे टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो दोनों में से जो कम होगा उसके अकॉर्डिंगली एग्जम्पशन यहाँ पे मिलती है इस एक्ट के तहत। तो ऐसे ही वो एम्प्लॉय जो इस ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत नहीं आते, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है ये एक्ट, तो उनको ग्रेचुटी जो अगर 10 लाख मिलती है तो वो 10 लाख टैक्स फ्री होएगी। या फिर 10 लाख में से कम या ज़्यादा अगर है तो उसमें क्या होगा, परसेंटेज एवरेज सैलरी को कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर वो वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा, अगर 10 लाख से कम है तो फिर वो टैक्स फ्री होएगी। अब और आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला कि एम्प्लॉयर हैज़ राइट टू फॉरफिट ग्रेचुटी इन केस ऑफ एम्प्लॉय इज बीइंग टर्मिनेटेड ड्यू टू मिसकंडक्ट और एनी अदर एक्ट ऑफ वायलेंस। कि अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है किसी मिसकंडक्ट के कारण या किसी वायलेंस, किसी हिंसा के कारण, तो एम्प्लॉयर के पास राइट है कि वो ग्रेचुटी रोक सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द ग्रेचुटी एंड पे द सेम विद इन 30 डेज ऑफ ग्रेचुटी बिकम पेएबल। कि जैसे ही ग्रेचुटी पेएबल हो जाती है तो 30 डेज के बीच में जो ग्रेचुटी है वो देने के लिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है। मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग स्टेट दैट एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी इवन
अगर उसने जो 5th ईयर होता है, 5th ईयर में 240 दिन भी काम किया है तो भी वो एम्प्लॉय एलिजिबल होता है अपनी ग्रेचुटी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल सर्विस मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन 5th ईयर अगर कंप्लीट नहीं भी होता पर उसमें 240 दिन हो चुके हैं तो भी एम्प्लॉय जो है एलिजिबल होगा ग्रेचुटी लेने के लिए। और जब कोई एम्प्लॉय 1 साल पूरा करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू, तो वो एलिजिबल होता है नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए, और फॉर्म होता है F। ठीक है, फॉर्म F फिल करना होता है अपनी ग्रेचुटी के लिए, नॉमिनेशन डिक्लेयर करने के लिए। इन केस ग्रेचुटी पे टू द नॉमिनी और लीगल हीयर का मतलब होता है कानूनी उत्तराधिकारी, कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ द 5 ईयर इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब अगर किसी नॉमिनी को ग्रेचुटी देनी होती है तो वहाँ पे जो 5 साल वाला रूल है वो अप्लाई नहीं होता। इसी के साथ नेक्स्ट आता है, इन केस ग्रेचुटी इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम एग्जाम्पशन अलाउड टू अबाउट Rs 10 लाख। अगर 2 अलग अलग कंपनी में से एक ही एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल रही है, ठीक है, 2 अलग अलग एम्प्लॉयर से मिल रही है, तो भी टोटल 10 लाख के ऊपर जो है वो टैक्सेबल होगा, 10 लाख तक टैक्स फ्री होगा। So this was all about the gratuity and superannuation. I hope you will like this video, and thanks for watching.